अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम दानियल अहमद है। आज एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है कि आईपीओ क्या होता है, कंपनीज क्यों करती हैं, उनके मेन रीज़न, और एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो द ऑर्गेनिक मीट कंपनी आईपीओ कर रही है वो हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कैसे खरीद सकते हैं। तो आइए चलकर वीडियो को देखते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक का बटन भी दबा दें। इससे मेरा चैनल ग्रो होगा और मैं ज़्यादा कंटेंट अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू। अब जो सबसे पहली बात यह है कि कंपनीज आईपीओ करती क्यों है। आईपीओ का जो फुल फॉर्म है वो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, अपने जो कंपनी के शेयर्स हैं, अपने जो कंपनी का एक हिस्सा है वो पब्लिक को ऑफर करती हैं। जो फर्स्ट टाइम आईपीओ हो उसको हम प्राइमरी मार्केट में कहते हैं। जो फर्स्ट टाइम कंपनी ट्रेड करती है वो प्राइमरी मार्केट में होती है। जब कंपनी प्राइमरी मार्केट में एक मरतबा ट्रेड हो जाए तो फिर वो वही शेयर सेकेंडरी मार्केट कहलाते हैं, जो हम स्टॉक एक्सचेंज में रोज़मर्रा करते हैं। अब आती है बात एडवांटेजेस की, ये कंपनी करती क्यों है ये आईपीओ। जो आईपीओ का सबसे फर्स्ट बेनिफिट है वो ये है कि कंपनीज एक्सपेंड होती हैं। कंपनीज जब एक्सपेंशन करना चाहती हैं, ज़्यादा कैपिटल रेज करना चाहती हैं, तब कंपनीज क्या करती हैं, आईपीओ को डिक्लेयर करती हैं। कंपनीज पब्लिक हो जाती हैं। इससे क्या होता है, ज़्यादा इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के पास ज़्यादा कैपिटल गेन हो जाता है, और उससे क्या करती हैं कंपनीज न्यू प्रोडक्ट हाउस खोलती हैं, प्रोडक्शन हाउसेज या फैक्ट्रीज खोलती हैं, या दूसरे यूनिट्स लगाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कराची में तो लाहौर में लगाएंगी या इस्लामाबाद में लगाएंगी। ऐसे ही उनको जो मेन फर्स्ट बेनिफिट है वो ये है, कंपनी ज़्यादा एक्स्ट्रा कैपिटल गेन करने के लिए, रेज करने के लिए वो आईपीओ करती हैं। जो दूसरा मेन बेनिफिट है, जो बहुत सारी आपने बातें सुनी होंगी कि कंपनीज क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेशन देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए स्टॉक्स ऐसे इंसेंटिव देती हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं, बजाय कि बोनसेस में पैसे दें, वो अपने ही कंपनी के शेयर्स देते हैं। नए स्टॉक होल्डर्स अपने एम्प्लॉइज़ को उनके पास मोटिवेशन भी आ जाती है, और उनको एक बोनस भी मिल जाता है, और शेयर्स भी मिल जाते हैं। और दूसरा जो है वो ये कि कंपनीज की रिकग्निशन होती है। जब कंपनीज पब्लिक हो जाती हैं तो कंपनी की जो जान पहचान है वो मार्केट में ज़्यादा हो जाती है, और उनका वर्ड ऑफ माउथ से एक किस्म की एडवर्टाइजमेंट मिलती है। तो कंपनीज रिकग्निशन हासिल करने के लिए भी ये ऐसा कुछ करती हैं। प्रोसेस है ये जो आईपीओ करने का, उसमें सबसे पहले कंपनीज क्या करती हैं, एक अंडर राइटर चूज़ करती हैं। मतलब कि एक ऐसा फॉर्म चूज़ करती हैं, जैसे कि अभी द ऑर्गेनिक मीट वालों ने एकेडी वालों को चूज़ किया था, या कोई बैंक चूज़ करते हैं, वो एक अंडर राइटर चूज़ करती हैं जो इनका आईपीओ का सारा काम करे। हो सकता है कंपनी ज़्यादा भी चूज़ कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई एक को 5-10 भी कर सकती हैं। डिपेंड्स अपॉन कंपनी साइज और कंपनी का पोटेंशियल। अब ये कंपनीज अंडर राइटर कैसे चूज़ करती हैं, ये डिपेंड करता है उन कंपनी जो अंडर राइटर है उनके मयार पर। फॉर एग्जांपल अब अगर द ऑर्गेनिक मीट कंपनी है, वो क्या करना चाहती है, और कंपनी का जो अंडर राइटर है उसके पास्ट पे देखेगी, हिस्ट्री देखेगी। फॉर एग्जांपल इसने किसी एक अंडर राइटर ने, जैसे कि एकेडी ने कितने पहले आईपीओज कराए हैं, उनके कितने सक्सेसफुल आईपीओज रहे हैं, और उनका जो रोड शो है वो कैसा है, कंपनी अंडर राइटर का अपना वैल्यू कैसा है, एसईसी में इनकी जान पहचान है नहीं है, और इन्वेस्टर्स का इन पर कितना ट्रस्ट है। तो ये सारी चीज़ें देखकर फिर वो कंपनीज अंडर राइटर चूज़ करती हैं। अब अंडर राइटर का काम क्या होता है, बेसिकली अंडर राइटर जो है वो सब कुछ करता है। अंडर राइटर क्या क्या करता है, सबसे पहले वो ये कि अकाउंटेंट चूज़ करता है अंडर राइटर के आईपीओ की वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए। दूसरा लॉयर्स चूज़ करता है। लॉयर्स जो होते हैं जो कंपनी के जो फाइलिंग्स हैं वो कर सके एसईसी के साथ। दूसरे एसईसी प्रोफेशनल्स चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एसईसीपी जो है हमारे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करने के लिए वो एसईसीपी के प्रोफेशनल्स चूज़ करते हैं, और उनको जो है उनके साथ मिलजुल कर काम करते हैं। क्योंकि ये काम सारा एसईसीपी में होता है, सारा जब एसईसीपी से अप्रूव होगा तो ही कंपनी पब्लिक हो सकेगी, अदरवाइज ये नहीं हो सकेगा काम। तो क्या करते हैं, अंडर राइटर्स का जो काम होता है ये सारे कागजात वगैरह मिलाकर उन्हीं को चूज़ करते हैं, और सारे वो जो जैसे फिल कर सकें तभी कम अंडर राइटर को चूज़ करते हैं। अब अंडर राइटर की भी की फीस होती है, डिपेंड्स वो क्या लेना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये 3 to 7% वेरी करता है कि जो भी आईपीओ की टोटल वैल्यूएशन होगी, टोटल मनी रेज होगी आईपीओ से, वो उनसे 3 to 7% उसी का लेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा अंडर राइटर के कितने पैसे लेता है। अब जो दूसरा ऑप्शन है वो है ड्यू डिलीजेंस। मतलब कि अब जो फॉर एग्जांपल अपने द ऑर्गेनिक मीट कंपनी ने एकेडी वालों को चूज़ कर लिया, ये वो
अब कंपनी क्या करेगी, जो अंडरराइटर कंपनी है वो सारे फाइल्स मतलब कि फिल करेगी, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं एससीसीपी को लेटर ऑफ इंटेंट लिखना है, और जो है एंगेजमेंट लेटर होता है वो लिखना होता है, अंडरराइट एग्रीमेंट्स जो होती हैं सीसीपी के साथ और जो कंपनी के साथ, वो सारा फिलअप कर दिए। सारा का सारा ए टू जेड काम क्या करेगी, ये जो अंडरराइटर है वो करेगा इन ड्यू डिलीजेंस, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। लास्ट ईयर की आपको बैलेंस शीट चाहिए होती है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो चाहिए होती है, ये सब चीज़ें उनको चाहिए होती हैं जो एससीसीपी है उनको। तो वो सारी के सारी सेटअप करना, ये बहुत बारीक से बारीक काम भी वो सारा का सारा ड्यू डिलीजेंस में आता है, वो ड्यू डिलीजेंस अंडरराइटर करते हैं। अब जो नंबर 3 है वो जो कंपनी का जो प्रॉस्पेक्ट बनाना होता है, ये प्रॉस्पेक्ट जो मतलब कि सारी चीज़ें जो मैं आपको ड्यू डिलीजेंस में बता कराया वो कंपनी प्रॉस्पेक्ट में जाकर देती हैं। फॉर एग्जांपल जो सारा ये फाइल बना कर कितना मोटा फाइल होता है वो एससीसीपी को देते हैं कि भाई ये द ऑर्गेनिक मीट फॉर एग्जांपल है, हमारे एग्जांपल में कंपनी है ये आईपीओ करना चाहती है। इस आईपीओ में ये क्या करेंगे, सबसे पहले ये बताएंगे कि ये इनका जो पास्ट का रिकॉर्ड है वो ये है, ये क्यों रहे हैं आईपीओ के, कौन सा रीज़न है, एक्सपांशन के लिए कर रहे हैं या कोई दूसरी मार्केट्स में एंटर होना चाहते हैं उसके लिए कर रहे हैं। देन वो क्या करेंगे, एससीसीपी उन सारे फाइल्स की खुद से इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि वो देखेंगे कि क्या ये जो सारी इन लोगों ने ड्यू डिलीजेंस में बातें दी हैं, जैसे लेटर ऑफ इंटेंटमेंट में, अंडरराइटिंग में, एंगेजमेंट लेटर, ये जितने भी लेटर्स होते हैं उनकी वो छानबीन करेंगे और वो देखेंगे कि इसमें क्या ये जो जितनी भी इन्होंने बातें बताई हैं क्या ये हमारे पाकिस्तान के लॉ से हैं, कोई इनमें कोई निगलिजेंस तो नहीं की गई या इनमें कोई ऐसी बात तो नहीं की गई जो एससीसीपी के खिलाफ या लॉज के खिलाफ है, या कोई इनमें कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी भी हो सकती है। तो ये एससीसीपी इनकी छानबीन करके वो फाइनल ओवरव्यू दे के इनको ओके कर देगी। अगर कोई मसला है तो वो बताएगी भाई इनको रेक्टिफाई कर दें, उसके बाद हम आपको ये ओके कर देंगे। जो नंबर 4 है वो ये होगा कि अब जो ये सारी चीज़ें होंगी उनके बाद ये डेट सेट करेंगे भाई किस दिन हमें पब्लिक ऑफरिंग करनी चाहिए। इन हमारे केस जो द ऑर्गेनिक मीट कंपनी है उनका 14 से 16 तक पब्लिक ऑफरिंग के लिए है और आईपीओ के लॉट स्टार्ट होंगे, लेकिन जो उनके उससे पहले की डेट होती है कि रोड शो कैसे होगा, कंपनीज क्या क्या कब बड़े इन्वेस्टर्स को देंगी, देन उसी के बाद ही ये आगे चलकर होगा। अब ये जो इसका कोई इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं होता कि डेट कौन सी सेट करनी चाहिए, ये ओवरऑल मार्केट का ओवरव्यू देखते हैं और कोई एक डेट देते हैं तो उसी पर आईपीओ होता है। इसमें कोई वो ये नहीं होता मैजिकल या कोई टेक्निकलिटी, ऐसा कोई भी कुछ नहीं होता। अब नेक्स्ट है जो है डिफाइन द नंबर ऑफ शेयर्स, और आईपीओ में कितने नंबर ऑफ शेयर्स वो ट्रेड करना चाहते हैं और कितनी कैपिटल रेज करना चाहते हैं। ये पॉइंट टेक्निकल है। इस पॉइंट में क्या होता है कि उनको क्राइटेरिया मीट करना होता है। एससीसीपी का ये रूल है कि जो आप नंबर बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10 मिलियन शेयर्स दे रहे हैं या 1 बिलियन का आप जो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, उसी पर आपको उसका क्राइटेरिया मीट करना चाहिए। अगर वो क्राइटेरिया मीट नहीं होता, अगर आप इतने शेयर्स मार्केट में नहीं बेच पाते जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको, देन आपका ये आईपीओ कैंसिल हो जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा सेटबैक हो सकता है कंपनीज के लिए। अब कंपनीज का जो ये खर्चा है ओवरऑल 10% से भी हो सकता है कंपनीज को ये सारा कुछ करने में, यानी कि 10 मिलियन से 11 मिलियन तक का कंपनीज का अंडरराइटर्स को देना, एससीसीपी की फीस वगैरह, ये सब उनमें आ सकता है। लेकिन कंपनीज का जो जब मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या होता है कि जो अंडरराइटर्स हैं वो शेयर्स खुद ही बायबैक कर लेते हैं। अब इसमें ये जो नंबर ऑफ शेयर्स में और प्राइस का जो वैल्यूएशन है वो अंडरराइटर ही करते हैं, वो मिलकर बताते हैं कि भाई इतनी प्राइस जो है वो सेट करनी चाहिए। अब इस प्राइस में 2 मसले आते हैं, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें अहम वो देखनी चाहती हैं। एक तो कंपनी की जो एक्सपेंशन है, फॉर एग्जांपल कोई न्यू यूनिट या न्यू प्रोडक्शन खोलना चाहती है, ओपन करना चाहती है, तो उसके लिए कॉस्ट कितनी लगेगी वो, और जो कंपनी का जो वैल्यूएशन है ऐसी करनी चाहिए, ऐसी प्राइस शेयर की रखनी चाहिए। इन हमारे केस जो है द ऑर्गेनिक मीट में वो 18.65 रुपीज़ है ना, 0.6 रुपीज़ है। तो कंपनी को ये करना होगा कि इतनी हमें प्राइस रखनी चाहिए कि जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्टेड हों, उनको कोई इन द रिटर्न कुछ चीज़ मिले। ऐसा ना हो कि प्राइस ज़्यादा हाई रख लें तो इन्वेस्टर्स ही ना आए, इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट ही ना हो, या प्राइस इतनी लो रख दें कि जो एक्सपेंशन है या कैपिटल कंपनी रेज करना चाहती है वो क्राइटेरिया मीट ही ना हो। तो ऐसे ये जो है प्रोजेक्टेड डिमांड देखकर और कंपनी जो ओवरऑल मार्केट देखकर ये प्राइस सेट की जाती है। नंबर 6 आता है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन में ये होता है कि देखिए जब अंडरराइटिंग का प्रोसेस हो गया, रोड शो हो गया, सब चीज़ें हो गई, शेयर्स बिक गए, तो अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एससीसीपी का रूल है कि आपको इतने शेयर्स
अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर में से सेल करने होंगे तो ही आपका आईपीओ हो पाएगा। अब अगर उनसे कुछ नंबर्स कम होते हैं तो अंडर राइटर्स क्या करते हैं, वो शेयर्स खुद बाय कर लेते हैं। मतलब जो गैप रहता है वो गैप फिल करने के लिए अंडर राइटर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि भाई अगर हमारे शेयर्स नहीं बिकते, फॉर एग्जांपल ये इन्वेस्टर को जब सेल होते हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गई, बिग फर्म्स हो गए, म्यूचुअल फर्म्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए, जब वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, जब वो सेल नहीं हो पा रहे, तो क्या होता है, वो अंडर राइटर जो होता है वही शेयर्स परचेज कर लेता है, जैसे आईपीओ की कैंसिलेशन ना हो सके। तो स्टेबलाइजेशन पीरियड, ये स्टेबलाइजेशन पीरियड में कंपनीज क्या, अंडर राइटर्स क्या करते हैं, वो शेयर्स खुद ही परचेज कर लेते हैं और जो सप्लाई और डिमांड है उसको मीट करने के लिए वो ऐसे ही उनको रियलाइज़ कर देते हैं। अब आते हैं जो द ऑर्गेनिक मीट का जो 14 से 16 तक आईपीओ होगा, उसमें हम कैसे परचेज कर सकते हैं इसके शेयर्स, जो आम ट्रेडर्स हैं, आम इन्वेस्टर्स हैं, आईपीओ में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, गूगल पे जाएं, गूगल पर लिखें EIPO CDC, जो हमारा CDC है ना इसका स्टॉक एक्सचेंज का, गूगल EIPO लिखा CDC लिखेंगे तो CDC वालों की पहले ही वो आ जाएगी, वेबसाइट आ जाएगी EIPO.cdcaccess.com। तो उस पर चले जाएं तो उस पर आपको एक टैब मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा EIPO, थोड़ा नीचे जाएंगे ना तो वहाँ पर लिखा होगा EIPO। उस EIPO में आप जाकर द ऑर्गेनिक मीट कंपनी है उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पर आपको एक फॉर्म आ जाएगा और उसकी डेट आ जाएगी। तो आप वहाँ पर क्या, सबसे पहले आपसे वो सब अकाउंट आपका मांगेगा ना, अकाउंट होल्डर। तो जब आपको ईमेल आती है ना अपनी फॉर्म के हिसाब से आपसे, तो आप उसमें देखेंगे तो लेफ्ट साइड पर ऊपर आपका नाम होगा, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ये दानियल अहमद, और उसके नीचे ही उसका अकाउंट होता है, मेरा अकाउंट नंबर है। तो वो जो अकाउंट है सब अकाउंट होल्डर, वो आप अकाउंट कॉपी करके और जो CDC वाला फॉर्म है उसमें आप क्लिक कर दें, उसमें पेस्ट कर दें, और उसके बाद आप एक टिकट जनरेट हो जाएगा। जो टिकट जनरेट होगा वो आप क्या करें, HBL में, MCB में या किसी भी दूसरी बैंक जो EIPO सपोर्ट करती है उसमें फिल कर दें। वो आपसे वो आपके पैसे मांग लेंगे, अगर आपके बैंक में होंगे तो वो कट कर देंगे और आपका EIPO खुद ही फिल हो जाएगा। जो ऑर्गेनिक मीट कंपनी का IPO डिपेंड करता है आप परचेज करना चाहें या नहीं चाहते हैं, लेकिन इसकी जो बिड है वो 70% तो ज़्यादा हो चुकी है। मतलब कि जो ओवरऑल एक्चुअल शेयर्स है उससे 70% ज़्यादा लोगों ने वो शेयर्स परचेज कर लिए। मतलब कि एक नया प्रोस्पेक्टिव है, इंटरेस्ट रेट कट हुआ है तो लोग बहुत सारे इंटरेस्टेड हैं इसमें। तो आपको अगर लेना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि पिछले एक हफ्ते में ना, एक ही हफ्ते में जब से IPO होता है तो 5 to 8% 10% IPOs रिटर्न दे देते हैं, और मार्केट का ओवरऑल अगर हम लास्ट 2 सेशंस देखें तो अच्छा ही रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको देख लें, परचेस कर लें। 1000 शेयर 18,000 का आएंगे तो ज़्यादा इतना नहीं है, तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया।